तो आप गोल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, क्या केवल पथरी को रिमूव नहीं किया जा सकता है? और इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि अगर गोल ब्लैडर को रिमूव कर ही दिया जाता है तो क्या पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? और हम लोगों ने जब ऑपरेट किया तो बड़ा आश्चर्यजनक बात था कि उसके पेट में एक छोटा मोटा मानव अलग से ग्रो कर रहा था, जिसको हम लोग डर्मोइड कहते हैं। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको पता चलेगा ये स्प्रेड कर जाता है। लाख सर्जरी और लाख उपाय के बाद भी हम लोग देखते हैं कि बहुत खराब कंडीशन होता है, मोर्टेलिटी बहुत हाई है। और दूसरा आजकल का जो हमारा जिम का कल्चर है, इसमें जो जिम में जाकर के भारी वजन जो उठाते हैं लोग, ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हर्निया की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कि ये जो हमारे लड़के हैं यंग जनरेशन के, वो उनकी विरक्ति होते जा रही है। हम लोग का जो क्लासिकल फूड है, रोटी सब्जी जी, और ये उसके साथ सलाद खाना और सब्जी भी बदल बदल के हम लोग के यहाँ बनता था। बिल्कुल। आज कुछ बना, लेकिन ये एक है कि बस नॉनवेज खाना है तो तीनों टाइम नॉनवेज होना चाहिए, चाइनीज फूड खाना चाहिए, ये सी फूड खाना है। ये इतना खराब कल्चर होता जा रहा है, इससे इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर कोई काम नहीं है तो फेसबुक इंस्टाग्राम तो है ही, इसके लिए रात कटना कोई बड़ा बात नहीं है। आप चलते जा रहे हैं, लाइक करते जा रहे हैं, रात भर बैठे हुए हैं। माँ बाप समझ रहे हैं कि 2 बजे रात तक बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा फेसबुक पर लगा हुआ है। तो ये जो लंबी अवधि तक बैठना है, ये भी खराबी है। अपने औकात से ज़्यादा आप वेट उठा लेते हैं और उसको फिर रिप्लेनिश नहीं कर पाते हैं कि जितना मसल आपका ये रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन का। तो क्या होगा कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जी, उनका न्यूट्रिशन चला जाता है इसमें। नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। हर्निया, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, ये कुछ वो नाम हैं जिन्हें सुनकर हमारे दिमाग में एक सर्जन आता है। लेकिन इन तमाम बीमारियों के पीछे के कारण क्या हैं, इसको पता करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड से सम्मानित बिहार के जाने माने सर्जन डॉक्टर NP नारायण। डॉक्टर नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को हम शुरू करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है जी कि जब भी आप बात करें, जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, उसमें मेडिकल टर्म जो इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, थोड़ा उससे बचें, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक, जो 10 साल का बच्चा भी अगर दर्शक है इस वक्त हमारे, जो हमें सुन रहा है, उनको भी ये सारी बातें साफ साफ समझ में आए जो आप आज ये समझाना चाहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो ये सर्जरी का जो करियर है, ये काफ़ी बड़ा और बहुत लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में आया हो और बहुत ही जटिल सर्जरी आपने उसकी की हो, जो अब तक आपके जहन में वो ताज़ा हो? थोड़ा हमारे दर्शक उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक 40-42 साल का पुरुष मेरे यहाँ आया और उसके पेट में दर्द था। पेट में उसने बताया कि एक स्वेलिंग शुरू हुई है, गांठ हुई है जो बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, बट ऐसा कोई डायग्नोसिस 100% कंफर्म नहीं था। अच्छा। कि एक्चुअली इसका ऑरिजिन कहाँ है। सारे चीज़ कराया, CT कराया, FNAC कराया। तो फिर निर्णय ये हुआ कि इसको खोल के देखा जाए। और हम लोगों ने जब ऑपरेट किया तो बड़ा आश्चर्यजनक बात था कि उसके पेट में एक छोटा मोटा मानव अलग से ग्रो कर रहा था, जिसको हम लोग डर्मोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मोइड। डर्मोइड। ये डर्मोइड ऐसा होता है कि उसमें शरीर के विभिन्न लेयर्स से मिलके वह एक अलग से ट्यूमर बना देता है। अच्छा। और जैसे एक लेयर से आपके बाल बनते हैं, दांत बनते हैं, तो वो सब उसके अंदर में रहेगा। अच्छा। वो एक समझिए कि वो एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें आप जो भी शरीर के भाग हैं उसके मोस्ट ऑफ द मसल्स रहेंगे, वेसल्स रहेंगे। तो उसके साथ साथ एक तरफ का किडनी भी उसके साथ सटा हुआ था, वो डैमेज था, नॉन फंक्शनिंग था। तो इतना बड़ा ट्यूमर निकालने में बड़ी परेशानी थी, एक्साइटमेंट था, और लेकिन भगवान की कृपा थी कि हम लोग सफल हो गए।
सारा बड़ा ट्यूमर निकला। बाद में उसको काट के हम लोगों ने देखा, और जो हमारी आशंका थी, शरीर के सारे भाग के बहुत सारे उसमें पदार्थ थे, और सारे पस भी थे, बहुत डिफरेंट मसल्स एंड ऑल लेयर्स थे। हालांकि हम लोगों को एक तरफ की किडनी भी निकालनी पड़ी, बट एंड में बहुत ही सफल रहा। तो ये मेरे लिए एक बड़ा रोमांचक और याद रखने वाला एक सर्जरी था। और मैं हमेशा अपने कलीग्स को भी कहूँगा कि अगर आप पेशेंटली किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो भगवान भी आपको मदद करते हैं और आप सफल होते हैं। डॉक्टर नारायण, एक बात जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल लोग दूरबीन वाली सर्जरी का जिक्र करते हैं। पहले तो जैसे हम कहें कि आप पुराने डॉक्टर हैं और काफ़ी लंबे समय से सर्जरी कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि एक जनरल सर्जन होता था और एक वो अपनी विधि से ही सर्जरी करते थे। लेकिन आजकल दूरबीन का एक नया प्रोसेस आया है। ये जो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूँ, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो दूरबीन से सर्जरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं। जैसे 2-3 जगह छेद करके इस सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। ये कितना सफल है और इस पे रिस्क के कितने चांसेस हैं? देखिए, ये जो दूरबीन वाली सर्जरी शुरू हुई, ये लगभग अब 35-40 साल हो गए इसके प्रारंभ हुए। हाँ, और धीरे धीरे हमारे यहाँ डॉक्टर उडवाडिया थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया था। पहला उन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी, विदेशों में भी शुरू हुआ। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ दूरबीन से सर्जरी नहीं हो रही है, और इसको हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। अगर उसको कंपेयर किया गया जनरल ओपन सर्जरी से, तो इसके इतने एडवांटेज थे कि इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शुरू के दिनों में जो एक प्रारंभ करने में जो खर्च होता था, उसे 1/4 इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के डॉक्टर्स थोड़े ट्रेनिंग लेके धीरे धीरे करके और लैप्रोस्कोपी होने लगा। मुख्य एडवांटेज ये है कि जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम पेट के का जो मांस है, डिफरेंट लेयर्स को काट के अंदर जाते हैं और ऑर्गन को डील करते हैं। तो ये जो मसल कटता है उसका पेन बहुत दिनों तक रहता है। और यही एडवांटेज दूरबीन सर्जरी में है कि कोई मसल कटिंग नहीं होती है, और एक छोटे छोटे छेद करके आप इंस्ट्रूमेंट डालें और उसे आप जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको निकाल लिए। सिंपल शब्द में अगर हम समझावें, तो आपके रूम में एक कोट रखा हुआ है, आप दरवाज़ा खोल के आके उसको निकाले तो ये ओपन सर्जरी हुई। और खिड़की से एक छोटा सा खिड़की से 2 स्टिक्स लगाकर आपने बैलेंस करके निकाल लिया तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई। सो सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या कि पेशेंट्स को पेन नहीं होता है। नेक्स्ट डे पेशेंट बैठा रहता है, टहलता है, एंड बाय इवनिंग ही इज बैक होम, वो घर चले गए। कोई खाने का बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चूंकि उतना बड़ा मसल कटिंग हुआ ही नहीं है। ही वो रिज्यूम कर लेते हैं काम अपना। 3-4 दिन में नॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, 7 दिन में तो वो मोटरसाइकिल पर घूमने लगता है। और जो पुरानी विधि है उसमें क्या होता है? पुरानी विधि में तो आपको पूरा का पूरा मसल काट के वहां तक पहुंचना है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग 1 इंच या आधे इंच का 2-3 छेद बनाया, एक से लाइट रोशनी गई, एक से पकड़ना, एक से काटना। लेकिन उसमें आप 6 इंच 8 इंच काटे। हाँ। और वो जो उसके सारे लेयर्स को काटे, स्किन काटे, मसल्स काटे, और तब फिर आप अंदर गए, फिर आप गॉल ब्लैडर को पकड़े, ऑर्गन को पकड़े, निकाले, फिर बांधे। तो इसको हील करने में मिनिमम 15 दिन से 21 दिन लग जाता है उसको मसल्स को हील करने में। लेकिन 7-8 दिन तक काफ़ी पेन रहता है और हर मरीज परेशान रहता है, टहलना, घूमना, उठना, बैठना, खाना। तो इसलिए दोनों में अभूतपूर्व पर चेंज हुआ। सिर्फ यही है कि जो लोग शुरू कर रहे हैं, तो अब सब मेडिकल कॉलेजेस में सरकार की तरफ से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। हर मेडिकल कॉलेज में, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। वहाँ जो नए लड़के हमारे MS कर रहे हैं, उनको इतना 3 साल में प्रशिक्षण मिल जाता है कि जब वो पुनः अपना क्लिनिक खोलते हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पोस्टिंग होता है, तो बड़े आराम से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। थोड़ा शुरू के दिनों में थोड़ा ऐसा लगता है कि हो पाएगा नहीं, लेकिन मैं कहूँगा
कि आप अपने सीनियर्स की सहायता लीजिए। एंड हर लोग खुशी फील करता है बिल्कुल। कि आपको मदद करें, और मिलके शुरू करते करते फिर आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। डॉक्टर नारायण, ये जो गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पित्त की थैली जिसको आप बोलते हैं, तो जब पेशेंट जब दर्द से परेशान होता है तो उसको एक सलाह दी जाती है कि आप सर्जन के पास जाएं, उनसे मिलें, और इसका सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, ऐसा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर्जन्स जो हैं जैसे आप, तो आप गोल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, क्या केवल पथरी को रिमूव नहीं किया जा सकता है? और इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि अगर गोल ब्लैडर को रिमूव कर ही दिया जाता है तो क्या पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली लीवर के द्वारा 1 लीटर बाइल बनता है। अच्छा। और वो बाइल नली से होकर आपके आंत में आता है। जी। जब सृष्टि की संरचना हुई होगी तो भगवान ने एक छोटा सा गॉल ब्लैडर लीवर से सटा हुआ बना दिया, जी। जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी 50 ml है। 50 उसमें 50 ml बाइल आपका स्टोर्ड है अच्छा अच्छा। कि कभी आप बहुत ज्यादा फैट खा लिए, कुछ खाना खा लिए, हाँ हाँ। तो ये जो लीवर से बूंद बूंद बाइल गिर रहा है, उसके जगह 50 ml आपको इमरजेंसी सप्लाई हो गया ठीक है कि हाँ। आपको तुरंत बाइल मिल गया। हाँ हाँ। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती है। जो जनरल बाइल आता है, मैंने हजारों ऑपरेशंस किए होंगे, आज तक कोई पेशेंट ये नहीं बोला कि हमको सर खाना नहीं पचता है या ऐसा होता है। लोग को लगता है कि गॉल ब्लैडर निकल गया तब क्या होगा। सो इट्स ए वेरी टाइनी ऑर्गन, स्टोर ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बाइल, और इसमें स्टोन तब बनता है जब गॉल ब्लैडर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया, अब उसमें स्टोन बन गया बाइल के। अब अगर हम स्टोन निकाल देंगे तो गॉल ब्लैडर तो इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर 3 महीने में फिर स्टोन बन जाएगा, फिर निकालिएगा फिर स्टोन बन जाएगा। इसलिए ये धारणा कि हम स्टोन निकालेंगे तो हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो गॉल ब्लैडर निकलेगा। और ये जो स्टोन होते हैं, इनका साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है सिम्टम का। कभी कभी छोटा सा स्टोन भी आके मुहाने पर, नेक पर फंस गया तो आपका दर्द होगा। इसलिए जब भी दर्द होए तो शुरू के दिनों में ऑपरेशन लाभप्रद होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर एक पैंक्रियाज की भी डक्ट खुलती है, और ये स्टोन अगर पैंक्रियाज के तरफ चला गया तो समझिए आप तो परेशान हुए, पड़ोसी परेशान हो गया, और जो पैंक्रेटाइटिस होगा उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। 1.5-2 महीने तक मरीज आपको हॉस्पिटलाइज कीजिए और उसका सारा दवाई चलाइए, ऑपरेशन पोस्टपोन्ड हो गया। तो जैसे आपको पता लगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप सोचे ना, जो कन्वीनियंट डे आपको मिले उसमें गॉल ब्लैडर निकलवा लीजिए स्टोन। तो हमने सुना है इन चीज़ों को, या अगर हम सोशल मीडिया पर भी जाके देखें, मतलब इंटरनेट के ज़रिए अगर हम चेक करें, तो लोग कहते हैं कि कभी कभी कुछ मरीज़ जो है वो लापरवाही में इन चीज़ों को टालते रहते हैं, और एक नौबत ऐसी आ जाती है जब कैंसर का मामला भी सामने आ जाता है। जी, उसके स्टोन्स का कॉम्प्लिकेशंस में एक है कि जो कॉमन बाइल डक्ट जो मैंने बताया, जिससे बाइल आता है हाथ में, वो स्टोन अगर ट्रैवल करके उसमें चला गया तो जॉन्डिस हो जाएगा। अब आप परेशान हो गए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, आप खाना पीना ये मतलब आप फिर 1.5-2 महीने के लिए बेड पर आ गए। अगर वो स्टोन एकदम बगल में पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाज में चला गया तो पैंक्रेटाइटिस हो गया, फिर 1.5-2 महीने का परेशानी है। तो ये जो बीच बीच में जो ऐसे तीसरा कॉम्प्लिकेशन है कैंसर, तो कम होता है, 6 से 8% कम है। और हर जगह इंडिया में एक ही उसका ये नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको पता चलेगा ये स्प्रेड कर जाता है। और लाख सर्जरी और लाख उपाय के बाद भी हम लोग देखते हैं कि बहुत खराब कंडीशन रहता है, मोर्टेलिटी बहुत हाई है। इसलिए एक छोटा सा ऑपरेशन जिसमें आप सिर्फ 1 दिन रहते हैं और घर चले जाते हैं, से कितनी बीमारियां बच रही हैं। आपको कोलेसिस्टाइटिस बचा, पैंक्रेटाइटिस बचा, गॉल कैंसर बचा, तो इसमें क्या हर्ज है कराने में। तो डॉक्टर नारायण, एक चूँकि हम और आप जानते हैं कि आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, जो हम और आप स्टूडियो में हैं और बातचीत कर रहे हैं जी, तो इसका मकसद जो हमारा है वो है अवेयरनेस। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं या आम लोग जो हैं उनको इन बीमारियों के बारे में ठीक से
सटीक जानकारी नहीं है और कहीं ना कहीं वो उनको कोई गुमराह भी कर देता है। जी। वो गुमराह ना हो, वो सही सलाह जहाँ मिल सकती है वहाँ जाके उनको डॉक्टर से मिलें, अपनी बीमारी के बारे में बात करें। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है जी। और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या अन्य जांचों के ज़रिए ये बात साफ हो जाती है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, और उसको अगर वो टाल रहा है, कितने वक्त के अंदर संभावना इसकी है कि वो मरीज जो है कैंसर के मुहाने पे पहुंच सकता है? उसमें कितना वक्त लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये मरीज की किस्मत की बात है जी। हम लोगों ने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, चूंकि बहुत सारे स्टोन्स हैं हाँ। जो बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देते हैं, जी। मरीज को लगता है चलो अभी चल रहा है, लेकिन अचानक वो अपीयर होता है जॉन्डिस लेके, हाँ। कैंसर लेके आ जाता है। नॉर्मली मेरा अपना अनुभव है कि लगभग 2 साल अगर आप उसको नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं जी। तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कोई रिकॉर्ड या हार्ड एंड फास्ट नहीं कितने साल में कैंसर होंगे, डिपेंड करता है कि आपका गॉल ब्लैडर कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, स्टोन्स कैसे हैं। तो एक आसान सा ऑपरेशन और एक ड्रेडफुल बीमारी, जी। दोनों के बीच में आपको सेलेक्ट करना है। एक तरफ है कि आपको कोई परेशानी ही नहीं है, एक दिन के बाद आप दौड़ रहे हैं, जी। जी। और दूसरी तरफ है कि कुछ भी कर लीजिए कोई इलाज नहीं होता। तो एज ए सर्जन मेरा तो यही रहेगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज अभी हम लोगों के पास क्या हो गया है जी। जी। कि जब मैं रेजिडेंट था, जब मैं अपने जमाने में था, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन का जानना हाँ। एक अपने में बहुत अचंभा चीज था। तो इसको कैसे पता करते थे? दूसरे जांच होते थे, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी होता था, हाँ। लेकिन वो सब कोई डेफिनेटिव। अब तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अल्ट्रासाउंड नहीं है, और 5 मिनट आप लेटे, पेट पर प्रोब रहा और अब जान गए गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आज के ज़माने में है कि अल्ट्रासाउंड का आविष्कार, और ये किसी को भी आप कर सकते हैं, प्रेग्नेंट औरत को भी कर सकते हैं, किसी उम्र में, बच्चे बूढ़े सबको कर सकते हैं, और तुरंत आपको पता चल गया कि गॉल ब्लैडर है, कितना उसका थिकनेस है, कितने स्टोन्स है, इन्फेक्टेड है नहीं है, कैंसर है नहीं है। तो बस आपको पता चला और आप लग जाइए इलाज के लिए। आप सुन रहे हैं इस वक्त बिहार के जाने माने सर्जन और डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर NP नारायण को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स के बारे में आम लोग की धारणा ये है कि ये अपेंडिक्स जो है ये शरीर का एक फालतू अंग है और इसकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है, तो क्या इसको बचपन में ही निकलवा देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे आदमी बढ़ा तो अपेंडिक्स को देखा गया कि जानवरों में बहुत बड़ा अपेंडिक्स था। अच्छा, एक हाथ का, वो जो घास फूस पचाने के काम में आता था, लेकिन इंसान में कोई डेफिनेट इसका रोल नहीं पाया गया। और ये एक उंगली से के बराबर या उससे छोटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे, जिसका मुंह बंद है और वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो खाने का कोई सामान अगर उसके अंदर चला गया, फिर अंदर वापस नहीं आया, तो फंस जाने से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अभी हाल में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें लोगों ने पाया है कि उसका आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम देता है, लेकिन अभी कोई डेफिनेट नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, लेकिन अपेंडिक्स हो जाने पर हम लोगों को समझाते हैं, तब तो लोग इतना सोचते हैं। अगर नॉर्मल अपेंडिक्स हम किसी को कहें कि आप निकलवा लीजिए, तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, क्या आक्रोश होगा मरीज का कि भाई सर्जन कैसे हैं, नॉर्मल हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, निकाल लीजिए। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कोई आदमी वॉलंटरली नॉर्मल अपेंडिक्स आके निकलवाता है। जब एक्यूट अटैक होता है तो निकालना ही है, उसका और कोई उपाय नहीं। डॉक्टर नारायण, फिल्मों में अक्सर लोग दिखाते हैं, चूँकि देखिए मैं पत्रकार ही नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, तो थोड़ी फिल्मी बातें भी होनी चाहिए। तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग दिखाते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर है और अंदर में एक सस्पेंस म्यूज़िक जो है वो बज रहा है और सर्जन ओटी में ऑपरेट कर रहे हैं। असल ज़िंदगी में ओटी कैसा होता है? क्या आप लोग आपस में जो डॉक्टर्स या आपके जो असिस्टेंट होते हैं उस वक्त ओटी में, तो क्या आप लोग हंसी मजाक करते हैं? नहीं, ऐसा करता है, ऐसा होता है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्जरी हो रही है। अच्छा। और किस फेज में आप हैं।
हाँ हाँ जब आप पीक आवर ऑफ सर्जरी में है, फेज में है, उस समय कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। हाँ उस समय कोई म्यूजिक कुछ नहीं। हाँ लेकिन फिर जैसे मान लीजिए कि आपने गॉल ब्लैडर निकाल लिया और अब स्टिचिंग हो रहा है, हाँ आप कंफर्टेबल, ब्रेन से ट्यूमर निकल गया और अब बाहर वाला सब काम हो रहा है, तो उस समय बहुत से लोग, या जिनको लंबी जैसे कार्डियक सर्जरी हो रही है, हाँ हाँ ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है जिसको 8 घंटा 10 घंटा, जी जी तो वो लोग रिफ्रेश होने के लिए हाँ। कुछ क्लासिकल म्यूजिक बहुत धीरे से सुनते हैं। अच्छा अच्छा और इसमें कोई खराबी नहीं है, नहीं नहीं कोई खराबी लेकिन कोई ऐसा नहीं है हाँ। कि ओटी के अंदर में कोई ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा है। और ये हाँ, हाँ। इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ मतलब तनाव मुक्त होने के लिए तनाव मुक्त हाँ, होने के बिल्कुल। लिए क्लासिकल हुआ, या हाँ। फिर जब पेशेंट रिकवर कर गया, उसको ट्रांसफर करने के बीच में 10-15 मिनट रहता है, उस बीच में हमारे एनेस्थेटिस्ट उसको रिकवर करवाते हैं। वो गैप का आपका है, उसमें आप चाय पीते हैं और थोड़ा हंस बोल लेते हैं। सही है। बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो हमारे युवा हैं, उनमें हर्निया या पाइल्स की जो दिक्कतें हैं वो बहुत आम हो गई हैं। अब इसकी वजह लोग कहते हैं कि जो 10 से 5 का या 10 से 6 का जो जॉब करते हैं, जो लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो लगातार चूंकि एक जगह बैठ के अपना कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक वो, और दूसरा आजकल का जो हमारा जिम का कल्चर है, इसमें जो जिम में जा कर के भारी वजन जो उठाते हैं लोग, ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हर्निया की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो मैं ये बता रहा था हाँ कि ये जो हमारे लड़के हैं यंग जनरेशन के, वो उनकी विरक्ति होते जा रही है। हम लोग का जो क्लासिकल फूड है, रोटी सब्जी, जी और ये उसके साथ सलाद खाना, और सब्जी भी बदल बदल के हम लोग के यहाँ बनता था। बिल्कुल। आज कुछ बना कुछ बना, लेकिन ये एक है कि बस नॉनवेज खाना है तो तीनों टाइम नॉनवेज होना चाहिए। चाइनीज फूड खाना चाहिए, ये सी फूड खाना है। ये इतना खराब कल्चर होता जा रहा है, इससे इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड कॉन्स्टिपेशन से हमारा मॉर्निंग में अगर नहीं फ्रेश हैं तो आप परेशान हो जाइए। बिल्कुल सही। बट ये बच्चे, इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ये 12 बजे उठेंगे, 2 बजे भी फ्रेश। आजकल ये कल्चर जरा जा कल्चर हो रहा है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ बाद में जो स्ट्रेन करते हैं जी उसी के कारण ये पाइल्स एंड ग्रो कर जाता है, पाइल्स एंड फिशर। तो इसमें क्या जो देर रात तक जगने का जो आजकल देर रात तक जगना और प्लस बैठ के काम करना, बैठ के काम करना। अगर आपको ऑफिस की बाध्यता है तो वो ठीक है, अच्छा और नहीं तो अगर कोई काम नहीं है तो फेसबुक इंस्टाग्राम तो है ही, उसके लिए रात कटना कोई बड़ा बात नहीं है। आप चलते जा रहे हैं, लाइक करते जा रहे हैं, रात भर बैठे हुए हैं, हाँ। माँ बाप समझ रहे हैं कि 2 बजे रात तक बच्चा पढ़ रहा है, हाँ। बच्चा फेसबुक पर लगा हुआ है। तो ये जो लंबी अवधि तक बैठना है, ये भी खराबी है। और तीसरा जो आपने बताया, ये जिम का कल्चर, हाँ। ये भी मैं इसके बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये क्या है ना कि इसके साथ परेशानियां इतनी हैं, आप अपने औकात से ज्यादा आप वेट उठा लेते हैं। हाँ हाँ। और उसको फिर रिप्लेनिश नहीं कर पाते हैं कि जितना मसल आपका ये रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन का। तो क्या होगा कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जी, उनका न्यूट्रिशन चला जाता है इसमें, अच्छा आपके मसल्स को बनाने में। तो आपका जो हार्ट, लीवर, ये सबके बहुत सारे जो न्यूट्रिशस मटेरियल्स हैं जी जी वो पुल अवे हो जाते हैं दूसरी तरफ। इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आप पेशेंट को एडवाइस देते हैं इसके बाद? हाँ, एडवाइस देते हैं कि भाई एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड। अच्छा, जस्ट टू कि हम देखने में अच्छे लगे, इसके लिए नहीं कर सकता नहीं। डॉक्टर नारायण, 2 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं बड़े जो आजकल काफ़ी आम हैं। एक है फिशर और दूसरा है फेस्टुला। फिशर क्या है, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, और फेस्टुला के बारे में जो मेरी जानकारी है जहाँ तक, कि हिंदुस्तान क्या विश्व का कोई भी चिकित्सक जो है इसमें 100% की गारंटी नहीं देता है। मसलन 10%, 20% इस बात की संभावना बनी रहती है कि ये दोबारा सर्जरी की जा सकती है, मतलब रीऑकरेंस का चांस बना रहता है इसमें जी। तो सबसे पहले बात करेंगे फिशर पे कि ये क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी वजह क्या है, और फिर बात करेंगे फेस्टुला पे। फिशर के बारे में मैं बताऊंगा कि जो पखाने के रास्ते का जो नीचे वाला भाग है जी, उसके अंदर में जो लेयरिंग है, जैसे आपके बिछावन के ऊपर में एक चादर लगा है, हाँ,
तो ये जो इसको हम लोग कहते हैं म्यूकस म्यूकोसा, है ना जी। उसमें अगर दरार आ जाए, वो फट जाए, हाँ हाँ। तो ये फिशर हो जाता है। जहाँ वो फटता है उसके पीछे हमारा स्फिंक्टर रहता है, इंटरनल स्फिंक्टर, वो हाँ हाँ। उसके चलते स्पाज्म में चला जाता है। अब ऐसा होता है कि आप परेशान हैं और टॉयलेट होता ही नहीं है, पॉटी होता नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। आप जी। जोर लगाते हैं, बहुत जरा सा हुआ, तो ये जब भी पेनफुल डेफिकेशन होए, हाँ तो ये साइन है फिशर का। अगर आपको पखाना करने में बहुत दर्द है, तो समझिए कि अंदर का म्यूकोसा में टियर हो गया है, स्फिंक्टर स्पाज्म। बहुत सारे पेशेंट हैं डॉक्टर नारायण जो ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो पाइल्स है इसका अगला स्टेज फिशर है और तीसरा जो स्टेज है बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तीनों तीन एंटिटी हैं। अच्छा अच्छा। फिशर मैंने आपको बताया कि अंदर में एक ये हो गया, जी। म्यूकोसा में एक दरार हो गई, हाँ हाँ। स्फिंक्टर का स्पाज्म हो गया, हम्म। और ये जो पाइल्स है जी। वो थोड़ा और ऊपर जाके म्यूकोसा जो इनर लेयर है, हाँ हाँ। कहने का मतलब बिछावन और चादर के बीच में कुछ ब्लड वेसल्स रहे, वो ग्रो करके लटक जाते हैं, ये आपका पाइल्स हुआ। और उसमें जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस होता है। इसीलिए अगर किसी आदमी को बिना पेन के ब्लड आ रहा है, समझिए पाइल्स है। और किसी आदमी को ब्लड बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दर्द से परेशान है, तो समझिए वो फिशर है। और इसका ऑपरेशन जो है, अब तो पाइल्स का भी हम लोग बहुत बढ़िया MIPH करते हैं, एक दिन में दूसरे दिन मरीज घर चला जाता है, कोई ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। एक मेरे जहन में एक सवाल है, मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका एक छोटी सी एक सर्जरी हुई थी, पेरिनियल एब्सेस बोलते हैं उसको, उसकी एक सर्जरी हुई थी और कुछ कारणों से प्रॉपर एक ड्रेसिंग उसकी नहीं हो पाई उसके बाद, और उनका ये कहना है कि इस वजह से हमारा जो ये प्रॉब्लम था ये फेस्टुला में कन्वर्ट कर गया। क्या इसकी संभावना है? सही बोल रहे हैं। अभी तो मैंने आपको पाइल्स और फिशर के बारे में बना दिया जी। बहुत क्लियर कट है कि अगर पेन है तो वो फिशर है, पेनलेस है ब्लीडिंग, हाँ। तो पाइल्स। इसलिए पाइल्स के जो मरीज आते हैं, हाँ। उनको देखिए कि हेमोग्लोबिन 50% से भी लो हो गया, उनको कुछ पता नहीं है, अच्छा अच्छा। एकदम वाइट लग रहे हैं, इसलिए कि रोज कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ बिल्कुल। पेन नहीं है इसलिए। हाँ। अब ये जो आप इसके फिशुला के बारे में बोल रहे हैं, पखाने के रास्ते के अराउंड बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, हाँ। जिनसे लुब्रिकेंट्स निकलता है और वो पखाने को लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो अच्छे से बाहर आ जाए। उन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता रहता है। हाँ। दो कारण से बहुत से लोग टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सा वहाँ पे हेयर ही रहता है, इन्फेक्शन समहाउ और अदर, या लंबा अवधि तक बैठने से इन्फेक्शन हो गया। तो पेरी एनल जो इन्फेक्शन हुआ, वह अगर एब्सेस अंदर में भी खुल गया, और बाहर तो है ही उसका, तो अगर ये कम्युनिकेशन हो गया बाहर से अंदर, तो ये आपका फिशुला हो गया। तो फिस्चुला में ये जो एक समस्या बड़ी आम हो गई है, काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त फिस्चुला की समस्या से पीड़ित हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या है इस बात के कि फिस्चुला किसी को हो गया, अगर सर्जन ने एक बार सर्जरी उनकी कर दी, बावजूद इसके रीऑकरेंस का चांस क्यों बना रहता है? ये इसलिए बना रहता है कि पखाने के रास्ते के बगल में जो एब्सेस बना, अब वो एब्सेस अंदर भी कम्युनिकेट कर रहा है, बाहर भी कर रहा है। अच्छा। हम लोग जिस सर्जन से भी कराया, जो भी कराया जी, अगर हल्का फुल्का ऑपरेशन करके उसने बाहर से पस निकाल दिया ही किया, लेकिन अंदर का कम्युनिकेशन तो वो रह ही गया है। जी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करके फिर कम्युनिकेट करता है और रेकरेंस हो जाता है। इसलिए जब तक उसके अंदर की ओपनिंग एंड बाहर की ओपनिंग कंप्लीटली नहीं निकाला जाएगा, तो फिर हो जाएगा। आजकल लोग लेजर से कर रहे हैं, वो लोग प्रोब ले जाके अंदर के ओपनिंग को वहां पर बर्न कर देते हैं, फिर बाहर के ओपनिंग को भी करते हैं और क्लीन करते तो आप कहना ये चाहते हैं कि वो एक ट्रैक बन जाता है। तो फिर आप जब सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं उसमें? पूरे ट्रैक को हम इधर से कोई प्रोब डालते हैं जो इधर से बाहर वाले से गया और अंदर निकल गया ट्रैक पखाने के रास्ते के अंदर। अच्छा। अब हम लोग उस ट्रैक के चारों तरफ से काटना शुरू करते हैं और कंप्लीटली निकाल देते हैं। अब जो ये रॉ एरिया है, जी, उसका अगर आप ड्रेसिंग नहीं कीजिएगा तो फिर पार्शियली शॉर्ट के फिर ट्रैक बना देगा। अच्छा। इसलिए ऐसे स्टेज में ड्रेसिंग बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम
ओपन में कर रहे हैं। हाँ। और लेज़र और इन सबों में इसकी सुविधा है, हाँ। क्योंकि ट्रैक को पूरा बर्न कर देते हैं। अच्छा। द होल ट्रैक इज बर्न्ड। अच्छा। तो अब वो ग्रो ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली हील कर जाता है। अच्छा। अच्छा। इसलिए इसके लिए बहुत अच्छे से इलाज होना जरूरी है, हाँ हाँ जानना जरूरी है, क्योंकि बाहर से जो आपको एक फिशुला का ओपनिंग लग रहा है, अंदर में कहाँ तक वो गया है हाँ हाँ कहना बड़ा मुश्किल है जी। इसलिए पूरे MRI करा के लोग देख करके और कर रहे हैं, और पेशेंटली करना। लोग चाहता है कि बस हम 5 दिन में अच्छे हो जाए, नहीं, जब तक पूरा कटेगा नहीं, जब तक पूरा का ड्रेसिंग नहीं होगा, तब तक पूरा हील नहीं करेगा। आप सुन रहे हैं इस वक्त बिहार के जाने माने सर्जन डॉक्टर NP नारायण को, जिनको भारत सरकार द्वारा डॉक्टर BCR नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर साहब, पेट का जो ऐसा कौन सा दर्द है जब उठ जाए तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब मुझे तुरंत सर्जन की तरफ रुख करना है? क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कि पेट में जैसे ही दर्द होता है, लोग एक एंटासिड या गैस की जो दवा है उसका इस्तेमाल खुद ब खुद करने लगते हैं। लेकिन क्या क्या समस्या ऐसी आती है जो एक सर्जन देखता है, क्या होना चाहिए इसमें? बेसिकली हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात है कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको गॉल स्टोन है और आप उसको टाल रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आपको अपेंडिक्स का अटैक हुआ था, आपने दवा हुआ दे के उसको दबाया जी, आपको पता है कि आपको माँ किडनी में स्टोन है, तो ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो अटैक होते हैं बीच में शांत हो जाते हैं। हाँ, तो अगर आपको अटैक आए हैं तो आप तो खुद जान ही रहे हैं कि हमको क्या हो गया है। हाँ हाँ तो वैसे कंडीशन में आज के ज़माने में सबसे बढ़िया अल्ट्रासाउंड कराया, तुरंत पता चले। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है हाँ और आपने किसी के यहाँ खाना खाया, होटल में खाया, और 1-2 वॉमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, अच्छा, तो ये कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल दवाई से थोड़ा खाने का रेस्ट्रिक्शन करने से तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक हो मतलब जाता जो है। पेट रोग विशेषज्ञ है वो देखते हैं, हाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जब। तो अब किसी को 2 डायरिया हुआ तो तुरंत में उतना जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे को ध्यान देने की बात है कि अगर कोई पेशेंट को एक्यूट पेन है और उसको डायरिया नहीं हो रहा है, पेट फूल गया है, ये चिंताजनक बात है। किसी पेशेंट को डायरिया हुआ, पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हो, ठीक हो जाता है जी। और पेट का फूलना और विंड का रुकना कि हवा नहीं छूट रहा है, उल्टी हो रही है, ये चिंता का विषय है, इसमें जरूर दिखलाना चाहिए। डॉक्टर नारायण, जो एक आज आम लोगों के दिल में एक ये डर है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीरियस सर्जरी की सलाह दे सकते हैं या फिर सीरियस सिजेरियन की सलाह दे सकते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक अविश्वास का एक भाव समाज में पैदा हो गया। आप एक ईमानदार सर्जन के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, देखिए मरीज जो है इसमें गलत और सही का फर्क कैसे समझेगा? मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जी, लेकिन जो रोज देखता हूँ, इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन तो बहुत बढ़िया है जी। इसमें किसी को डॉक्टर को कहना, ब्लेम करना गलत होगा। पेशेंट का भी अपना पेशेंस कम हो गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट जो है एकदम तैयार नहीं है दर्द बर्दाश्त करने के लिए। उनको इस बात की पूर्ण जानकारी है कि मिनटों में सिजेरियन होगा, बच्चा उनके गोद में, कोई दर्द नहीं। और पहले जमाना था जब हमारी माताएं जी, बहनें, दादी नानी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, चमैन आती थी और 3 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, कुछ भी लगे, मेहनत करके डिलीवर करा के जाती थी। हाँ, तो धीरे धीरे अब पेशेंस कम गया है और जितने भी डॉक्टर्स भी हैं उन लोगों को भी है कि अब रात भर पेशेंट के पास बैठे हुए हैं। सिजेरियन हो गया तो यू आर कंफर्टेबल, यू नो कि कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए बहुत इंसिडेंट्स नॉर्मल डिलीवरी का कम होते जा रहा है। ये हम देखते हैं, हम इस पर बहुत कुछ कमेंट नहीं करेंगे। जहाँ तक सर्जरी, जनरल सर्जरी का सवाल है जी, आज के जमाने में एविडेंस बेस्ड सर्जरी है। कोई भी आदमी गॉल ब्लैडर बिना अल्ट्रासाउंड कराए नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं निकालेगा। अगर आप निकाल रहे हैं तो आप समस्या पैदा कर रहे हैं। किडनी स्टोन का इलाज बिना किए हुए नहीं होगा। एवं जो ट्यूमर्स हैं सबका अब हम लोग बायोप्सी करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये FNAC करते हैं। तो इसलिए अब सर्जिकल साइड में मुझे नहीं लगता है कि कोई इफ एंड बट्स का सवाल है। सब लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होके
पेशेंट से प्रॉपर काउंसलिंग करके तभी सर्जरी होता है। डॉक्टर नारायण, एक सवाल आपसे कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जब किसी मरीज पर चाकू चला रहे होते हैं तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में? बैक ऑफ द माइंड में जैसे सर्जन हम 50 साल से सर्जरी कर रहे हैं जी। तो कुछ नज़र नहीं आता है। सबसे पहले तो जो सामने पेशेंट है वही नज़र आता है। जब क्राइसिस, जैसे आपने ट्यूमर निकाल लिया तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए तो दूसरी बातें भी आप सोचते हैं। बट सच्चाई है कि हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो आपने कला दी है इसको सफल बनाइए। और ऐसा कहना गलत होगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन टेबल पे किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए तो इस गिल्ट से फिर आप अपने आप को कैसे निकालते हैं? गिल्ट से निकालने के लिए तो हम लोग असेस करते हैं जी कि कहाँ, वेयर वाज द फॉल्ट, क्या हुआ। फॉल्ट इन असेसमेंट हो सकता है, फॉल्ट इन डायग्नोसिस हो सकता है। पेशेंट का अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कंजेनिटल बनावट ऐसी थी कि वैसा हो गया, कुछ एनेस्थीसिया, सब मिला जुला के कहना बहुत मुश्किल होता है। और कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके मरीज को परेशानी हो। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मरीज अच्छा हो और घर जाए। तो अब कुछ हो जाता है तो हम लोग उसको, तो धीरे धीरे अब तो माहौल बदलता जा रहा है ना। अब फिर भी हम लोग असेस करते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई, क्या हो गया, क्या किया जाए कि आगे फिर ऐसी वारदात ना हो। यही मेरा कहना है। अब मरीज के अटेंडेंट्स को भी रियलाइज करना चाहिए। ये होता क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेग्लिजेंस नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए कोई आदमी आपके लिए कर रहा है जी, वो भी लगा हुआ है कि आप अच्छे होके जाइए, तो हमेशा उसको ब्लेम करना कि आप नेग्लिजेंस था इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप भगवान कहिए ना कहिए, लेकिन हम सब आप ही की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। आने वाला जो 10 साल होगा, चूँकि आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आए दिन नए नए तरीके से हमारे सामने आ रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कमिंग 10 ईयर्स जो हैं वो कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब सुनने को आ रहा है कि अब रोबोट जो है वो भी सर्जरी करने लगे हैं। तो क्या ऐसा भी कोई वक्त आ सकता है जब सर्जन को चीर फाड़ करने की नौबत ही नहीं आएगी? आपको क्या कहना है इस पे? नहीं, ऐसा है ना कि रोबोट एक प्रोसीजर हुआ। जी, जैसे हम लोग ओपन निकाले गॉल ब्लैडर को, लैप्रोस्कोपी से निकाले, उसी तरह से रोबोट भी एक मेथड है जिससे हम लोग कोई सर्जरी करते हैं। जी जी। तो उससे क्या होता है, प्रिसीजन ज्यादा है। छोटा छोटा ये चोंच के टाइप का टिप्स रहेगा, वो जाके बढ़िया से निकालेगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। तो ये रोबोट जो आया उससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जहां आपका ये ओपन वाला नहीं पहुंच पाएगा, जहां लैप्रोस्कोपी नहीं पहुंचेगा, रोबोट पहुंच जाएगा और बहुत प्रिसीजन से छोटे छोटे ग्लैंड, ब्लड वेसल्स सबको डिसेक्ट करके निकाल देगा। और अभी जो एआई का जमाना आ रहा है और रोबोट जो है, अब वो दिन दूर नहीं है कि आपका मित्र अमेरिका में बैठकर ऑपरेशन करेगा और मरीज पटना में लेटा हुआ रहेगा। और शुरू हो गया है, ये कुछ केसेस शुरू हुए हैं। अच्छा, कि डॉक्टर सर्जन एट अमेरिका, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, सर्जन किसी रिमोट प्लेस पर है और वो रिमोट के कंसोल को, वो रोबोट के कंसोल को कमांड कर रहा है और आपने अंदर डाल दिया है और वो ऑपरेशन हो रहा है। तो अब ऐसा होगा कि अब आज हम लोग को सुनने में बहुत अजूबा लग रहा है, लेकिन ये होगा ही। जैसे लैप्रोस्कोपी हुआ वैसे रोबोट होगा और वैसे डिस्टेंट सर्जरी होगी। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि भाई हमको अमेरिका से करवाना है, अमेरिका से वो कर देंगे, बैठे बैठे वहां से सर्जरी होगा। आप पटना में लेटे हुए हैं, आपकी सर्जरी यहाँ हो गई। लेकिन ये जो रोबोटिक तकनीक से जो सर्जरी होती है ये तो काफी खर्चीला भी होगा। खर्चीला बहुत है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रोबोट आप खरीदते हैं जी, तो करोड़ एंड करोड़ का है। दूसरा बात क्या है कि गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको ड्राइव कौन कर रहा है। जी। अगर हम प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं तो फिर मशीन मेरे लिए बेकार है।
यही सारी समस्याएं हो गई हैं। गवर्नमेंट सेटअप में कोई मशीन खरीदना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल। क्योंकि इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, यहाँ से वहाँ संचिका जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में खरीद सकते हैं जरूर, लेकिन उनके पास स्किल्ड आदमी है कि नहीं कहना बड़ा मुश्किल है। और वो स्किल्ड आदमी कितना दिन वो स्पेयर करेंगे उसको ट्रेन अप करने के लिए, क्योंकि थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का अपना रिक्वायरमेंट होगा, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही समस्या अभी हो रही है कि इन्वेस्ट जो कर रहा है वो अपना रिटर्न देख रहा है, और उसके लिए प्रॉपर आदमी का ट्रेनिंग होना चाहिए। ये सब है, धीरे धीरे करके ये भी होगा। अब जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सस्ते होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा तो सस्ता होगा। पहले बाहर का था, अब कुछ इंडियन मेक्स भी उसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए भगवान चाह तो, लेकिन कुछ सर्जरीज हैं जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी है, रोबोटिक बहुत पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग उम्मीद करें कि कॉमन जनता को पर भी वो पहुंचेगा, एक दिन उसका लाभ होगा और लोग उससे बेनिफिटेड होंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फौरन इसे फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।